वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो इसके अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी हमारे सीटेट के लिए बेसिकली आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और फ्रॉम ट्रेड टू एम्पायर। तो ये हम कर रहे हैं बेसिकली तैयारी सीटेट के, जिनका भी पेपर टू एसएसटी है, यानी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस, एसएसटी सामाजिक अध्ययन है, उनके लिए जो है ये वीडियोस हैं सारी की सारी। क्लास 7 तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था, क्लास 6 को बहुत पहले कंप्लीट कर लिया, क्लास 7 को कंप्लीट कर लिया, और आज से हम क्लास 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। तो इसका ये पहला चैप्टर है। और आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो भी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरह से नोट्स की तरह बनाए गए हैं, ताकि आपको ना ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और छोटे में ही, यानी कम उसके अंदर ही, कम कंटेंट के अंदर। कंटेंट कम नहीं है बेसिकली, इसके अंदर क्या है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं, जिससे कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो आपके एग्ज़ाम के टाइम पर। हर एक टाइम जो है, हर एक सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है और आपके लिए इस तरह से कंटेंट लाया गया है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। क्या कहते हैं, जैसे कि जियोग्राफी और सिविक्स जो है वो इंग्लिश में नहीं आ पाई, बट हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी हम उसको लेकर के आएँ जल्द से जल्द। बट हिस्ट्री जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है, उसको आप देखिए, देख रहे होंगे आप। लाइक शेयर करिएगा वीडियो को अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो क्लास 20 है ये आज की, इसको हम रख लेते हैं ठीक से। क्लास 19 क्लासेस जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करिएगा, वहाँ पर आपको जो है सभी वीडियोस मिल जाएंगे। हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, सिविक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, और जियोग्राफी जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, पहले भी वीडियो बना रखी है, उसको भी आपने देख लिया होगा, नहीं तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चेक करने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, तो आप उसको भी जाकर के देखिए, काफ़ी ज़्यादा ही आपकी हेल्प होगी उससे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो हमारा क्लास 20 है, और यहाँ पर हम क्लास 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू एम्पायर और फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, अंग्रेजों की बात होगी इसके अंदर। तो चलिए इसको देख लेते हैं, हम शुरू करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा आप, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम ऊपर। तो पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड बातों को आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम, ये जितने भी पॉइंट है ना सभी एग्जाम से ही रिलेटेड है, एक भी पॉइंट को आप मिस मत करिएगा। तो पहला पॉइंट है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। देखिए सन 1600 के अंदर जो है क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर साइन करके करवा करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर खोली गई थी। और उस चार्टर में ये लिखा गया था, ये फरमान था कि कोई और जो है इंग्लैंड की कंपनी वहाँ पर नहीं आएगी, यानी इंडिया में नहीं आएगी। ठीक है, और 1601 में अंग्रेज जो है हमारे देश में आ गए थे, व्यापारी बनकर के आए थे बेसिकली। और 1651 में उन्होंने पहली फैक्ट्री खोल दी थी अपनी, यहाँ पर कहाँ पर खोली थी, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पर खोली थी भाई, हुगली नदी के किनारे। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कंपनी के व्यापारी ही, ठीक है, कंपनी जो थे, कंपनी के व्यापारी जो थे वो अपने काम चलाते थे, काम से ही करते थे, और इन व्यापारियों को उन जमाने में क्या कहा जाता था, फैक्टर। जो व्यापारी थे कंपनी के, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, फैक्टर। इसलिए जिस जगह वो काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये जो फैक्टर और फैक्ट्री वर्ड है, ये भी हमारे देश का नहीं है बल्कि बाहर का, यानी इंग्लैंड का ही है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस वाले पैराग्राफ में एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है कि पहली कंपनी कहाँ खोली गई थी और कब खोली गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 1696, 1696 ईस्वी तक कंपनी ने एक आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, एकदम किला बनाना शुरू कर दिया, और वो अपने उस पूरे एरिया को जो है कवर करने लग गए। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। क्या कहते हैं, 2 साल बाद, यानी कि जैसे ही 2 साल हो गए उनको, 1696 से लेकर के 1698 तक, तो 2 साल बाद ही उन्होंने क्या करा, जो इतने मुगल शासक थे उनके अफसरों को रिश्वत दे करके 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कालिकता, जिसका आज नाम कलकत्ता है। ठीक है, जो बाद में कोलकाता के नाम से हो गया, और आज उसका नाम क्या है, कलकत्ता है। तो ये उनमें से एक चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, हम थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे, पर धीरे धीरे, अभी नहीं। लाइक शेयर आप करिएगा। अगला पॉइंट है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, 1608 नहीं 1600 के अंदर हुआ था ये, ठीक है, 1600 एडी,
तो ये पहला पॉइंट था, इसको आप यहाँ पर देखिए कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, फर्स्ट जो थी, उनसे चार्टर जो है साइन करवाया था। चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा, यानी इजाजत देने की बात होती है इसके अंदर। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में, यानी कि भारत के उस एरिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी होल्ड नहीं कर सकती है, कंपटीशन नहीं करेगी, compete नहीं करेगी। ये उन्होंने चार्टर साइन करवा लिया था। किससे करवाया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से करवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं हम कि आगे इसमें और क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे। आगे है जो पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स के रूप में ही है, तो ये काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए भी। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड वर्कर ने इस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप लगा दिया। देखिए इस वाले पैराग्राफ में एक नंबर का क्वेश्चन है, ये जो आपको नाम यहाँ पर देखने को मिला है ना, वॉरेन हेस्टिंग का, ठीक है, यहाँ से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा जो कि अब आएगा। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये केवल एक ऐसे जो है वायसरायज थे भारत के, मतलब बाहर के थे, वैसे तो इंग्लैंड के थे, जो भारत में आकर बंगाल में शासन करते थे, और इनके ऊपर केवल एक है जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलाई गई थी। अब महाभियोग क्या होता है ये मैंने सिविक्स वाली वीडियो में बता रखा है। सिविक्स की जो अभी की वीडियोस हैं उनको आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको देखिएगा ज़रूर। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार महाभियोग लगता है, किस किस जगहों पर लगता है, मतलब किस उपाधि पर, किस पद पर लगता है, और कैसे इसको मतलब लगाया जाता है, ये पूरा प्रोसेस बता रखा है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि जो बंगाल का शासन नहीं करने का आरोप जो है वो किस पर लगाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पर लगाया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग पर ही केवल महाभियोग का मुकदमा चला था, जो 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, एक नंबर का सवाल है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको कि महाभियोग का जो मुकदमा है ये किस पर चला था? वॉरेन हेस्टिंग पर चला था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती थी। यानी एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया था 17th और 18th सेंचुरी के अंदर, जहां पर हर एक कंपनी ये चाह रही थी कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो सेल है, उनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इनकम बढ़ जाए। तो इस कारण वो क्या करते थे ना, कम्पीट करने लगे, क्योंकि यहाँ पर डच के भी थे, फ्रांस के भी थे, पुर्तगाली भी थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो चारों ही क्या करते थे ना, आपस में लड़ते थे। अब लड़ते ऐसे नहीं थे, फिजिकली नहीं लड़ते थे, बल्कि इनके जो जहाज थे ना, इनको ये डुबो दिया करते थे और उनको नुकसान पहुंचाते थे। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए जो है सुरक्षित रखा जाता था, यानी कि जहां पर व्यापारी का पोस्ट होता था, ट्रेडिंग पोस्ट होते थे, वहां पर जो है फोर्टिफिकेशंस की जाती थी और उसको प्रोडक्ट किया जाता था। तो इस प्रकार की एक सिचुएशन भी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट देखिए, मुर्शिद कुली खां से रिलेटेड है। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दीन दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। मतलब बेसिकली अपना क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है ये। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे आपको काम तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट समझने वाली चीज़ ये है कि ये इन्होंने बेसिकली, इनका ये था कि ये क्या करते थे ना, जैसे कोई शासक वगैरह, मतलब एक तो आपको पता है कि अंग्रेजों की नीति जो थी वो ये थी कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का जो है वो जो है अभियान चलाते थे कि भैया डिवाइड कर दो और रूल करो। और खुद राजा नहीं बनते थे, बल्कि अपने कुछ कहते हैं ना, वो चेलो चवाटों को बना दिया करते थे, और खुद मतलब टैक्स देने से बचते थे। ये चाहते थे कि हम टैक्स ना दें बल्कि टैक्स लें। तो बंगाल के नवाब जो थे, जो बने थे सिराजुद्दौला दौला, तो इन्होंने जो है कंपनी को बोला कि भाई हम आपको रियायत नहीं देंगे, अब हम आपको छूट जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि बंगाल में शासन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये उन्होंने बात कही थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से जो है नजराने मांगे थे कि भैया आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, आप व्यापार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसके बदले जो है टैक्स देना पड़ेगा। और आप जो अपने सिक्के ढाल रहे हैं ना, सिक्के जो बना रहे हैं, इसका अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। और वो जो किलेबंदी कर रहे थे, जब जो कि आपने जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि वो अपने व्यापारिक पोस्ट को, ट्रेडिंग पोस्ट को जो है बचाने के लिए क्या करते थे, किलेबंदी, बड़ी बड़ी जो है किले बनाते थे। तो इन्होंने उसको भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। किसने रोक लगा दिया? सिराजुद्दीन दौला ने इस पर रोक लगा दिया।
कंपनी पर फिर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली जो है वो कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत जो है वो कमजोर पड़ रही है। ये जो इल्ज़ाम है अंग्रेजों के ऊपर, मतलब जो अंग्रेज के व्यापारी थे उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऊपर जो है लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये जो टकराव था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे, ये दिनों दिन जो है गंभीर होते लगे थे, सीरियस हो गए थे एकदम। तो एंड में क्या हुआ, तो एंड में दो लड़ाई हुई। पहली लड़ाई हुई प्लासी की लड़ाई। डेट याद रखना है आपको, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जहां पर अंग्रेज जीत गए। उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई, जहां पर फिर से अंग्रेज जीत गए, 22 अक्टूबर 1764। ये दो डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब आपको जो है ना यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे उस वक्त जो वायसरायज थे, जो आर्मी चीफ होते हैं ना उनकी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बिना लड़े बेसिकली जीत गए थे। ये फूट डालने वाली बात थी कि भैया फूट डाल दो और जीत जाओ, ये वाली लड़ जाओ, भिड़ जाओ, वो वाली बात है। तो अंग्रेजों का आपको सवाल समझिएगा कि इस वाले पैराग्राफ से सवाल क्या बनेगा। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली युद्ध थी वो कहाँ पर हुई थी, प्लासी के अंदर। कहाँ हुई थी, प्लासी के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1757 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1757 में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी, बक्सर के अंदर हुई थी। ये भी कब हुई थी, 1764 में। और दोनों के दोनों जो है अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, जब इनको मार दिया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था, लड़ाई तो इन्हीं से हुई थी भाई, सिराजुद्दौला दौला से। इनको मार करके किसको बना दिया गया था वहां का राजा। ठीक है, दो व्यक्ति के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक है मीर जाफर और एक है मीर कासिम। ठीक है, दो नाम आपको याद रखने हैं, मीर जाफर और मीर कासिम। जैसे जाफर कैसे कासिम। तो जब सिराजुद्दौला दौला को इन्होंने मार दिया, मरवा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या करा, मीर जाफर को बंगाल का शासक बना दिया। फिर जब बंगाल का शासक यानी मीर जाफर ने जब विद्रोह किया और बक्सर की लड़ाई हुई, तो इसको भी हटा दिया गया और मीर कासिम को बना दिया गया। ठीक है, तो ये दो नाम इनके नहीं पूछे जाएंगे। तो नाम जो आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पर ये वाला पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो दो लड़ाई हुई हैं, कौन कौन सी, प्लासी की लड़ाई और दूसरी बक्सर की लड़ाई, कब हुई थी, मैंने डेट के साथ लिखा, महीने के साथ। केवल ईयर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बट आपको डेट अगर याद रह जाती है तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर भी से काम चल जाएगा। तो पहली लड़ाई अंग्रेजों की भारत के अंदर हुई थी 1757 में, और दूसरी हुई थी 1764 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके। अब देखिए आगे अंग्रेजों ने एक पॉलिसी लेकर के आए ये लोग। इसको कहते हैं, इस पॉलिसी का नाम था अंग्रेजों के द्वारा सर्वोच्चता की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरमेसी बाय द ब्रिटिश। अब देखिए इसके अंदर बात, नाम ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग। नाम क्या आया, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के 1813 से लेकर के 1823 तक। ठीक है, देखो इनके नेतृत्व में यानी कि इनके लीडरशिप के अंदर सर्वोच्चता की एक नई नीति जो है शुरुआत की गई। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है चीज़ों को। अब देखिए इस नीति में क्या था, मतलब कंपनी ने ये कहा कि उनकी जो सत्ता है वो सबसे ऊपर है। क्या है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। सबसे ऊपर को क्या कहते हैं, सर्वोच्च है। अबव द इंडियन स्टेट, यानी कि इंडिया के स्टेट में जितने भी लोग उस वक्त शासन कर रहे थे, उन सब में सबसे जो अच्छी सत्ता है, सबसे अच्छी जो पावर है, सुप्रीम पावर है, जो पावर है वो सबसे सुप्रीम है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये बात किसने कही थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने कही थी। ये ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा तो आपको ये चीज नजर जरूर आया होगा। ठीक है, देखिए आगे और क्या बात है। जब अंग्रेजों ने कित्तूर, ठीक है, कित्तूर का अभी का नाम क्या है, कर्नाटक। तो जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को छेड़ दिया। 1824 ईस्वी में उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और 1829 ईस्वी में जेल में ही किनकी मृत्यु हो गई, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद जो है कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जो है जारी रखा था। इसके मतलब ये क्या करते थे ना कि जबरन जाकर के एरिया को अपने हाथ में ले लेते थे, कब्जा कर लेते थे। तो उसके ऊपर जो है सबसे पहले इन्होंने कहाँ किया था, कित्तूर पे किया था, जिसका आज का नाम कर्नाटक है। ठीक है, मतलब कर्नाटक के अंदर है ये। और यहाँ की रानी थी रानी चेन्नम्मा। 5 साल तक ये जेल में रही थी और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने 1830 ईस्वी से लेकर के 1842 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया था। कहां पर कर लिया था, अफगानिस्तान के अंदर कर लिया था। 1843 ईस्वी में सिंध भी कब्जे में आ गया था। किसके कब्जे में आ गया था, अंग्रेजों के। ठीक है,
1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना अधिग्रहण कर लिया था। तो देखिए धीरे धीरे जो है ये बढ़ते गए, और कहीं ना कहीं हम लोगों की ही गलती थी कि हम लोग इनकी बातों में आ गए, और ये जो है भाई इसका बहुत फायदा उठा के चले गए। हम जो है ऐसे भी, ऐसे कहते हैं ना, भावनाओं में बहे हुए होते हैं, और इन्होंने इसी का फायदा उठाया कि हमारे बीच फूट डाले और इन्होंने राज कर लिया। वरना एक व्यापार करने वाला या व्यापार ही करने वाला या व्यापारी किसी भी देश को गुलाम कैसे बना लेगा। इसके बाद एक और नीति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, विलय नीति, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। ठीक है। देखिए ध्यान रखिए इसका, ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। याद करने के ना तरीके हैं। डलहौजी मतलब डाल लो हौज के अंदर, हौज मतलब एक बड़ी सी एक जगह होती है जिसके अंदर चीजें रख ली जाती हैं। तो अभी समझिएगा कि इसके इसके चक्कर में, यानी इस नीति के तहत अंग्रेजों ने क्या किया। अधिग्रहण करने की बात इसमें की गई थी। ठीक है, कब्जा करने की बात की गई थी, एक्विजिशन की बात की गई थी। कह रहे अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ध्यान रखिएगा कि विलय नीति किसने लागू किया था, इसको इसको लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्सी जो है किसने लागू किया था, स्टैब्लिश किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब इसके तहत देखिए क्या हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। विलय का मतलब होता है किसी चीज को मतलब अडॉप्ट कर लेना, मिला लेना अपने में। ठीक है, अपने राज्य में मिला लेना या अपनी चीजों में मिला लेना। ठीक है। अब ये जो सिद्धांत था, यानी यह सिद्धांत इस तर्क पर था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती, यानी कि कोई राजा है उसकी मृत्यु हो गई और उसका कोई भी पुरुष वारिस नहीं है, मतलब उसका कोई भी बेटा नहीं है उस राज्य को चलाने वाला, तो वो जो रियासत है, ठीक है, वो जो किंगडम है, वो जो है किसके अंडर में चली जाएगी, अंग्रेजों के अंडर में चली जाएगी। मान लीजिए ये कोई ए राजा है यहाँ पर, इसका कोई भी बेटा नहीं है और इसकी मृत्यु हो गई, तो ये जो इसका पूरा एरिया है ना, ये अपने आप किसके पास चला जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के पास चला जाएगा, उसके अंडर में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा किंगडम एक बार में चला जाएगा। ये था विलय नीति, मतलब हम विलय कर लेंगे आपके राज्य को अपने साम्राज्य के अंदर। ये बात लॉर्ड डलहौजी ने कही थी, भैया उठाओ और अपने झोली में डाल लो, लॉर्ड डलहौजी, ये बात थी। ठीक है। अब इस सिद्धांत के आधार पर उसने एक के बाद एक कई रियासतों को जो है अपने अंडर में ले लिया, जैसे सतारा, ठीक है, संबलपुर। ये डेट भी मैंने लिख दी कि कब लिया है, सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी को 1854 में अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। और 1856 के अंदर अवध जो है वो काफ़ी डेवलप था, लेकिन 1856 में अंग्रेजों ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। और 1857 के अंदर एक क्रांति हुई थी, ये आपको पता होगा। 1857 की क्रांति की वीडियो जो है जल्द आ जाएगी चैनल के ऊपर ही, अगली वीडियो ही बन जाएगी, 1 से 2 वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। तो ये जो चैप्टर था हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। एक बार इसको फटाफट से हम ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कम से कम मिल गए होंगे 3 से 4 क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ नाम आपको यहाँ पर देखने को मिले थे, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कब खोली, तो 1651 में खोली। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो व्यापारी थे, जो अंग्रेज थे, वो हमारे देश में कब आए, 1601 में आए थे। 1600 के अंदर ये जो 1608 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 1608 नहीं है बल्कि 1600, पूरा का पूरा 1600 है, 1600 है ये। तो 1600 एडी के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने महारानी, इंग्लैंड की महारानी जो कि पहली थी, एलिजाबेथ प्रथम, इससे एक चार्टर साइन करवाया, जिसके ऊपर इन्होंने ये जो है बात मनवा ली थी कि कोई और इंग्लैंड की कंपनी जो है वहां जा करके इनसे कॉन्फ्लिक्ट, इनसे जो है कम्पीट नहीं करेगी। ठीक है, ये बात उन्होंने वहां पे मनवा ली थी, और फिर ये इंडिया आ गए थे व्यापार के लिए। और वॉरेन हेस्टिंग जो है वो भाई, इन पे एक हैशटैग लग गया कि भैया आपके ऊपर महाभियोग चलाया चलाया जाएगा क्योंकि आपने बंगाल का शासन अच्छे से नहीं किया है। तो ये हैशटैग लगा दिया गया था किस पर, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना, कैसी भी ट्रिक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं। और फिर आपको यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का नाम देखने को मिलेगा जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी बनाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम देखने को मिल गया, ठीक है, जिसने अंग्रेजों के द्वारा सर्वसत्ता की स्थापना जो है इसकी बात की थी। ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही मज़ेदार है। एक वॉरेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, वीडियो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, बीच में आए हैं आप, तो उसको 1 2 बार जरूर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, ये भी ध्यान रखना है। 2 लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की स्टार्टिंग में, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, कब हुई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा नीचे जरूर।
तो ये जो चैप्टर है हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप जो है सिविक्स और जियोग्राफी की वीडियोस को देखते रहिए, पहले भी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओवरऑल चीज़ों को देखिए, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जितनी ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे और एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस जो है वो उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप हल्की सी भी ढिलाई करते हैं तो आपका नुकसान बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इतना आप करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।